रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि मल्टीपल स्टूडेंट्स के जो है ये काम में आ सके और बहुत अच्छा हो जाए कि अगर हम जो है वो तैयारी भी उसी हिसाब से कर सकें, अच्छे अंदाज में कर सकें। तो सबसे पहले तो ये अकाउंटिंग और फाइनेंस यानी खासतौर पर अकाउंटिंग के कोर्स में, जैसा कि अभी मेरे सामने टारगेट ऑडियंस है और जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन रहे होंगे अकाउंटिंग के ही नॉर्मली स्टूडेंट्स होंगे। तो अकाउंटिंग के कोर्स में एग्जाम में सवाल कैसे आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, सही है, कैसे सवाल आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, इस हवाले से अभी जो मेरे सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास है उनको मैं कहूंगा कि मिड टर्म एग्जाम उनका हुआ है। उसके बाद उसूली तौर पर उनके 3 चैप्टर्स बनते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पेड इन कैपिटल के नाम से है। चैप्टर नंबर 12 जो इनकम एंड चेंजेस इन रिटेन अर्निंग के नाम से है। और चैप्टर नंबर 13 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब ये चैप्टर कौन सी किताब की मैं बात कर रहा हूँ तो आप नोट कर लें, इंटरनेट पे भी अवेलेबल बुक है। ये है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग द बेसिस फॉर बिजनेस डिसीजंस। 18th एडिशन और 16th एडिशन की हम बात कर रहे हैं। मेरे सामने इस वक्त हार्ड कॉपी में 18th एडिशन मौजूद है जो बहरिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मिला था। बाकी 16th एडिशन नॉर्मली जो है वो सॉफ्ट में इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हैं, शायद मिल जाए। विलियम्स, हाका, बटनर एंड अर्सिलो करके ये कुछ इनकी प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो ये जो है ये राइटर्स हैं, 4 राइटर्स हैं इस एक बुक के। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनमें से हमारे सिर्फ 3 चैप्टर्स जो है मिड से लेकर फाइनल तक यानी 8 क्लासों में यानी 24 क्रेडिट आवर, 24 कॉन्टेक्ट आवर्स के अराउंड जो है वो हमने सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने थे, सही है। चैप्टर नंबर 11 स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पेड इन कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है। और इसी तरह चैप्टर नंबर 12 इनकम एंड चेंजेस इन रिटेन अर्निंग और चैप्टर नंबर 13 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 जो है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पेड इन कैपिटल, इसका मतलब ये है कि जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। जब शेयर्स इशू करती है तो उस वक्त जो है वो उन शेयर्स को जो है वो मार्केट में फ्लोट करती है। तो इसके लिए जो है वो हम इसके अंदर जाते हैं ताकि ये आपके लिए आसान हो। और ये ऑलरेडी फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, आप अपने एलएमएस से चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। हम फोकस करेंगे बुक को। बुक से फायदा क्या होता है कि बुक आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 का जो है ये हमारे सामने है। इसकी अपेंड इसका जो है ये मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको थियोरेटिकल भी मिलेंगी। ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस फोकस्ड हैं, लेकिन थ्योरी भी बीच बीच में आएगी हर सवाल के अंदर। लास्ट सेक्शन नॉर्मली जो है वो थ्योरी का होगा। तो इसलिए इन चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी है। जैसे ये एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये चैप्टर्स आपके पास मौजूद हैं। और आखिर में जो है इसके, अच्छा ये कॉमन स्टॉक क्या होता है, प्रिफर्ड स्टॉक क्या होता है, थ्योराइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ये आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आप इसको बहुत अच्छे अंदाज में देख सकते हैं। ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है ऑलरेडी मैं क्लासेस में बता चुका हूँ, लेकिन हर चीज अब आखिरी क्लास में नहीं बताऊंगा दोबारा। अब मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि रीडर्स आर लीडर्स। अगर आप लीडर्स बनना चाहते हैं, आप इस फील्ड में लीड करना चाहते हैं तो रीड करें। अगर रीड करेंगे तो लीड करेंगे, अदरवाइज जस्ट पास हो जाएंगे या हो सकता है वो भी ना हो पाए। तो कोशिश करें कि इस चैप्टर्स को रीड करें, हर उसको एलएमएस पे हर चैप्टर का दो तीनों चैप्टर्स अलग अलग मैंने अपलोड कर दिए हैं, सही है। तो लाजमन ये तीनों चैप्टर्स आप लोगों ने इसको एक सरसरी सा रीड करना है। और रीड करने का टाइम शॉर्ट हो तो SQ3R टेक्निक में पहले किसी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करा चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। बाकी आप सिंपल गूगल पे भी लिखेंगे SQ3R टेक्निक तो वो आपको मिल जाएगी। लास्ट क्लास में हमने मेरे ख्याल में आपकी ही क्लास में कैश फ्लो के साथ जो है SQ3R टेक्निक को अप्लाई किया था, उसको वो कर लें। लेकिन जो है इसी तरह आखिर में जो है इस पे जाएंगे तो आपको इसकी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, सही। तो सवालात इसके कैसे कैसे बन सकते हैं तो ये आपको सब यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा, सही है। जैसे ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम के आखिर में वो क्या क्या चीजें चाह रहा है ये जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। मेनली जो है जब इशू किया जा रहा होता है तो ज्यादा चांस होता है क्या चीज पूछने का, जर्नल जर्नल एंट्री। और जर्नल जर्नल एंट्री जैसे कि रिकॉर्डिंग से पहले मैं डिटेल में बता चुका हूँ, मुख्तसरन रिकॉर्डिंग के अंदर भी बता देता हूँ ताकि दीगर सेक्शंस और बाद में आने वाले जो है वो इससे फायदा हासिल कर सकें कि इसके लिए जो है वो आपको क्या करना चाहिए। जनरल जनरल एंट्री के लिए सबसे ऊपर
यानी जर्नल एंट्री या कोई भी चीज अकाउंटिंग में हो, 3 हेडिंग्स टॉप पे होती हैं। सबसे पहली हेडिंग में कंपनी का नाम आता है, जैसे इस कंपनी का नाम क्या है, ब्रेन कॉर्पोरेशन, ये सबसे पहली हेडिंग में आ जाएगा। दूसरा नाम जो है वो स्टेटमेंट, ये मिसाल के तौर पर जनरल एंट्री बनानी है, कैश फ्लो बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट बनाना है, या जो है वो आपने इक्विटी होल्डर सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट बनाना है, तो वो तो पार्शियल बैलेंस शीट कहलाएगा। या इसी तरह जो है वो एक और इसमें बनेगा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सही, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, जो भी आपकी इस कंपटीशन या इस स्टेटमेंट है उसकी हेडिंग डलेगी, हेडिंग नंबर 2। और फिर तीसरी हेडिंग जो है वो आपकी होगी एज ऑफ, होगी बैलेंस शीट के साथ। और फॉर द पीरियड एंडेड होगी पीरियडिकल रिपोर्ट्स, लाइक इनकम स्टेटमेंट इज अ पीरियडिकल रिपोर्ट। Before the starting of this recording, I have informed that इनकम स्टेटमेंट में सेल्स की पूरी महीने की या पूरे साल की आपके पास रिपोर्ट आ रही है, तो उसके ऊपर हेडिंग, थर्ड हेडिंग होगी फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2022, 2025, 2024, जो भी सवाल में आपके होगा। और बैलेंस शीट जो है वो पॉइंट रिपोर्ट बताती है कि एज ऑफ आज की तारीख में या इस तारीख के अख्ताम पर हमारे कैश बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस या फलाना बैलेंस इतना है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पीरियडिकल रिपोर्ट के अंदर पूरा फॉर द पीरियड एंडेड आता है, और जो एज ऑफ वाली रिपोर्ट्स होती हैं वो बेसिकली शो कर रही होती हैं कि आपकी क्या सिचुएशन है। सही। तो जनरल एंट्री का मैं बता रहा था कि आपने प्रॉपर जो है वो टेबल बनाना है, उसकी प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए। टेबल कोशिश करें कि आपका पेंसिल से हो, स्केल, आप स्केल पेंसिल ये स्टेशनरी आज से ही पूरी करके रख लें। अभी एग्जाम आने में 16 तारीख, बल्कि आपका 18 तारीख को पेपर है, तो एग्जाम आने में आज, अगर मेरा ख्याल है कि क्या तारीख है, 4 तारीख है, तो पूरे 12 दिन है। तो आज से ही 5 रुपए का या 10 रुपए का स्केल होगा प्लास्टिक का, लोहे का ले लेंगे तो आपका फायदा है या नुकसान है, जो भी आप जानते हैं। तो किसी चीज से भी ढंग से लाइन होनी चाहिए प्रॉपर। पेंसिल 10-20 रुपए की आएगी, 30 रुपए की भी आ सकती है, तो वो लेके अभी से रख लें। रबड़ उसके साथ ही होना चाहिए, ताकि ये चीजें फिर एग्जाम के दिन मसला ना हो। ठीक है, प्रॉपर जो है वो आपका टेबल पेंसिल से बना हुआ होना चाहिए। हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, दूसरे दूसरे कलर से हेडिंग हो तो ज्यादा अच्छा है। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, देन डिसीजन मेकिंग। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सबसे पहले इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी बुक कीपिंग भी कहलाती है, वो प्रॉपर होनी चाहिए कि डेबिट जो अमाउंट है बिल्कुल लेफ्ट हैंड से शुरू होगी, डेट के कॉलम के फौरन साथ। जो क्रेडिट अमाउंट है वो थोड़ा सा 5 स्पेसर, इंग्लिश में हम यूज करते हैं, जो कंप्यूटर में 1 टैब होता है, 5 स्पेसर, 5 हरूफ के बराबर की जगह 5 अल्फाबेट्स सिमिलर गैप, वो जो है वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम आना चाहिए। और जहां पहली दफा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सेम उसके नीचे दूसरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो प्रॉपर ढंग से आपके पास 3 घंटे होते हैं, 4 सवाल नॉर्मली होते हैं 10-10 मार्क्स के, तो आपने जल्दबाजी के बजाय ढंग से करना है। अगर आप ढंग से नहीं करेंगे तो पेपर भी चेक होने में वैसे ही मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि बाज़ औक़ात आपको पेपर बहुत आसान है और आप जल्दबाजी में पेलम पाली करके चले जाएंगे, तो नंबर भी फिर पेलम पाली वाले ही मुतवक्के रखें। और अगर आप ढंग से प्रॉपर पूरे एटिकेट्स के साथ, अकाउंटिंग के अदब और आदाब के साथ जो है पेपर करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मार्क्स भी आपको, अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेना बहुत आसान होता है और बहुत मुश्किल होता है। आसान इस तरह कि अगर आपको उसको ढंग से करेंगे, तरीके से करेंगे, सलीके से पढ़ेंगे, पढ़ के करेंगे, तो बहुत आसान है। और बहुत मुश्किल है इसके इसलिए कि इसमें तुक्केबाजी नहीं चलती। इसमें वो वाला नहीं चलता कि आपने ईरान तुरान की कहानियां लिख दी, इधर उधर की बातें लिख दी और कहानी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, इसमें तो एक नजर में पता चल जाता है बच्चा कितने पानी में है। सही है, एक पेपर चेक होता है ढंग का, उसके बाद सारे पेपर्स उसी के हिसाब से चेक हो जाते हैं कि अच्छा ये सही है या गलत है। सही है, तो इसलिए कोशिश करें ढंग से पेपर करें। ये मेरी रिकॉर्डिंग जो जो लोग सुन रहे हो अकाउंटिंग का पेपर देने से पहले, वो इस चीज को ध्यान में रख लें। मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे अकाउंटिंग पेपर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस या अकाउंटिंग क्विजेज रिलेटेड इंस्ट्रक्शन करके वो करूंगा, ताकि फ्यूचर में जो क्विज वाले हैं वो भी इन चीजों का ख्याल रखें। क्विज में मैंने जी जो कल चेकिंग की है क्विज की या उससे पहले भी, तो ढंग का कोई एक पेपर भी ढंग का उस तरह प्रॉपर नहीं मिला जिस तरह का हमें फर्स्ट ईयर कॉमर्स में, यानी इंटर कॉमर्स के बाद 11वीं क्लास में जो हमें टीचर ने गाइड किया था और हमने किया था, उस तरह का कोई एक पेपर भी ढंग का नहीं मिला। तो बहरहाल इस चीज को ध्यान में रखें। मिड में थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग हुई है, तो फाइनल में जो है हो सकता है लीनियंट मार्किंग ना हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। अभी आपके पास 12 दिन का पूरा टाइम है। 6 तारीख हम आखिरी क्लास कर रहे हैं, और
तो 18 तारीख को आपका पेपर है, पूरे 12 दिन है। ईद के दिन है, कोई बात नहीं, आप गोश्त खाने के लिए आधा पौना घंटा निकाल लीजिएगा, ज़िबा करवाने के लिए 2-4 घंटे निकाल लीजिएगा। 168 घंटे एक उसके अंदर होते हैं, एक हफ्ते के अंदर। तो 12 दिनों के अंदर 24 से मल्टीप्लाई कर लें तो बहुत सारे घंटे बनेंगे, 240, यानी काफी ज्यादा घंटे बनेंगे। तो आप इसको जो है वो अभी से अगर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अपनी प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे करता था, पूरे महीने की प्लानिंग पहले से कर लेता था एग्जाम्स के हवाले से। इवन एग्जाम्स के हवाले से एक मेरा मजमून है, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, इम्तिहान में कामयाबी मगर कैसे। वो अल्हम्दुलिल्लाह जब फर्स्ट ईयर कॉमर्स में किंग ईस्टर्न नाइट कॉलेज जहाँ मैं पढ़ता था, सुबह मदरसे, दोपहर में अब्बू की हेल्प, और शाम में जो है वो नाइट कॉलेज में पढ़ता था, इंटर कॉमर्स में। तो फर्स्ट ईयर कॉमर्स में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स लिए थे। बकौल कॉलेज प्रिंसिपल, जो मेरा ख्याल है कि नाम उनका, मेरे ख्याल में सर फरीद के भाई थे, तो उनके बकौल जो है उनकी कॉलेज के हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे फर्स्ट ईयर के। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त कुछ दोस्तों ने कहा कि कैसे मार्क्स गेन किए जाते हैं, तो उस वक्त जो है वो मजमून मैंने लिखा था। मल्टीपल जगहों पे विद परमिशन पब्लिश हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका ऑनलाइन जो अवेलेबल कॉपी है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। जो लोग अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहें वो अभी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के लिंक में भी जो है वो उसका लिंक मैं वेबसाइट पे मैंने पब्लिश किया हुआ है, अपनी वेबसाइट पे। तो उसका लिंक जो है मैं वीडियो में रख दूंगा। अगर वीडियो में ना मिले तो कोई स्टूडेंट मुझे पर्सनल में रिमाइंड करा दे, मैं इंशाल्लाह ये काम कर लूंगा। सही, जजाकुमुल्लाह। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, फिर प्रॉपर जब जनरल एंट्री आप बना रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट का कॉलम प्रॉपर होना चाहिए। पोस्टल रेफरेंस बाज स्टूडेंट बता रहे हैं कि कुछ टीचर्स ने मना किया है अमेरिकन स्टाइल के मुताबिक। तो खैर है, कोई बात नहीं, जिस स्टाइल को फॉलो करें फिर प्रॉपर करें, सही, किसी रेफरेंस के साथ करें। अगर किसी एक्सपर्ट ने, किसी टीचर ने आपको मना की है तो कोई बात नहीं, बस उसको फॉलो कर लें, लेकिन नरेशन तो होनी चाहिए। नरेशन का मतलब क्या होता है कि ये ट्रांजेक्शन हमने क्या की, और वो बनाना बहुत आसान होता है। नॉर्मली जो आपको सवाल दिया जाता है वही आपकी नरेशन बन सकती है, सही है ना। उसमें जो है वो कहते हैं कि इशूड शेयर्स, ये जैसा ना, इशूड शेयर्स करके, इस तरह करके जो वो होती है वर्डिंग्स, वो ही आपकी नरेशन बन सकती है। बस थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी जरूरी है, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, सही है। अब जैसे ये आपके पास मैं देखता हूँ इसमें, जैसे ये आ गया, ये बेसिकली जनरल एंट्री का सवाल है, 11.4 बी। अब इसमें इशूड, यही जो है ये आपकी नरेशन बन जाएगी। इसको जो है वर्डिंग्स में आप लिखें तो प्रॉपर, और उसके बाद उसको क्लोज करने की जरूरत है, सिर्फ नरेशन वाले पोर्शन को, डिस्क्रिप्शन वाले पोर्शन को तो हर एंट्री के बाद प्रॉपर क्लोज किए जाने की जरूरत है, एंट्री वाले पोर्शन को। और मजीद जो है वो अ, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, जब सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाए तो पूरी लाइन ड्रॉ करके पेंसिल से उस पूरे सेक्शन को क्लोज किए जाने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत आसान अल्फाज में मैंने ये इंस्ट्रक्शन बताई हैं। उम्मीद है जनरल एंट्री का सवाल जो 10 मार्क्स का हो सकता है, वो जो है वो आप लोग बहुत अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। तो अब ये जैसे इसमें स्टॉक होल्डर्स इक्विटी अ शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, तो ये आपके जो है इसमें क्या है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, इस टाइप का सवाल आ सकता है। फिर इसी तरह प्रिपेयर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ मार्कअप। तो ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन होता किस तरह है, वो इस तरह होता है, इत्तेफाक से अगले सवाल की जो स्टार्ट है वो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट बना के है। इसमें भी देखें कौन सी चीज बिल्कुल लेफ्ट हैंड से शुरू हो रही है, दूसरी लाइन उससे थोड़ा सा आगे से शुरू हो रही है, इसी तरह ये पूरा। तो ये सारी चीजें जो है वो इसको केयरफुली देखना है। एक सवाल की टाइप हो गई जनरल एंट्री, दूसरे टाइप हो गई इसके अंदर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन। जरूरी नहीं है ये पूरा 10 नंबर का हो सकता है, 5-5 मार्क्स का हो, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है और ना मैं याद करना चाहूंगा। मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि सवालात अकाउंटिंग में किस तरह के आ सकते हैं। जरूरी नहीं है सारी टाइप के आ जाएं, लेकिन किस तरह के आ सकते हैं उनको कैसे डील करना है। तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन किस तरह डील करना है ये आपके सामने बना हुआ है, इस तरह डील करना है। अच्छा, इसके लिए भी मैं आपको जो सोल्यूशन मैनुअल है ऑलरेडी आपके एलएमएस पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि वो एक अलग एडिशन से है, सवालात हमारे 16 एडिशन से हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो हो सकता है नंबर्स में फर्क हो, वैल्यूज में फर्क हो, यहाँ पर 10% हो सकता है, वहां पर 15% हो, यहाँ पर 4.4 मिलियन है, वहां हो सकता है कुछ और अमाउंट हो। लेकिन आपका जो है वो यानी जो पैटर्न है, जो स्टाइल है, वो आपने वहां से जरूर देखना है, और उस पे भी आंखें बंद करके एतमाद नहीं करना है, बल्कि उस पे भी जो है वो आपने आंखें खोल के एतमाद करना है, यानी अंधा एतमाद नहीं करना है बल्कि आंखों वाला एतमाद करना है।
कि ये जो आप अकाउंटिंग का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन मैनुअल से आपको जरूर हेल्प मिले, लेकिन जो थ्योरी आपने पढ़ी, जो चीजें आपने सीखी क्लास में, उसको भी जरूर अप्लाई करें। क्योंकि जैसे सोल्यूशन मैनुअल में मैं एक सवाल देख रहा था कि उसमें माइनस का साइन जो कि अकाउंटिंग में ब्रैकेट होता है वो नहीं था। अब माशाल्लाह जो क्विज मैंने कल चेक किए उसमें सेम अक्सर बच्चों ने वही गलती की हुई है कि माइनस का साइन ही नहीं लगाया और आगे माइनस किया हुआ है। भाई क्यों? ये तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत वाली बात है। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि एक चीज जब आप कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर करें। आपको पता है कि अकाउंटिंग में जब भी नेगेटिव होगा तो माइनस का साइन होगा तो ब्रैकेट में आएगा। अब वो नहीं किया तो मैंने 0.25 क्विज में काटे हैं उसके मार्क्स, क्योंकि एक नंबर का सवाल था तो 0.75 दिए हैं ऐसे बच्चों को। लेकिन फाइनल में चूंकि 10 मार्क्स का भी आपका ये सवाल हो सकता है तो 10 में से हो सकता है 2 मार्क्स कट जाए। तो छोटी छोटी सी चीजों का भी ख्याल आपने रखना है। दूसरा जो है वो सवाल हमारा स्टॉक होल्डर इक्विटी टाइप का हो गया, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। तीसरा सवाल भी इत्तेफाक से ये हमारे सामने ही है, इस टाइप का हो सकता है, होगा या नहीं होगा मैं अभी से गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इस टाइप का हो सकता है कि जिसमें क्या है, इसको हम तलाशी गुमशुदा का नाम देते हैं। सही, क्या नाम देते हैं? इस सवाल को हम तलाशी गुमशुदा का नाम देंगे कि ये इन्होंने स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन या XYZ ऊपर कोई भी चीज आपको बैलेंस शीट बना दी, इनकम स्टेटमेंट बना दी, और नीचे जो है सवालात दे दिए कि भाई ऊपर वाली इंफॉर्मेशन की मदद से जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो फाइंड करें। क्यों मिसिंग क्या है? देखें इसमें लिखा हुआ है 10% क्यूमुलेटिव प्रीफर्ड स्टॉक, 100 पार वैल्यू, अथराइज शेयर्स 100,000। तो इसमें क्या चीज मिसिंग है? उसूली तौर पर यहाँ पर होनी चाहिए कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, इशूड एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स की तादाद कितनी है वो होनी चाहिए। वो नहीं मिली हुई यहाँ पर। जब नहीं मिलेगी तो तलाशी गुमशुदा शुरू होगी। सवाल पढ़ते हैं, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक हैव बीन इशूड। तो इसके लिए क्या तरीकेकार होगा? अब इसको हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि ये क्लास में भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है और क्विज में भी आ चुका है, तो इसलिए अगेन मैं आपको जस्ट एक वो करने के लिए, गाइड करने के लिए हम इसको करेंगे। क्या आपको पता होना चाहिए कि ये जो अमाउंट निकलती है, आमतौर पर हमें ये निकालनी होती थी ना जब बनाते थे, लेकिन अब तलाशी गुमशुदा में उन्होंने वो अमाउंट दे दी जो आपको निकालनी होती थी, और आपको पार वैल्यू भी दे दी। तो आपको फॉर्मूला पता हो कि हम पार वैल्यू को आउटस्टैंडिंग शेयर से, इशूड एंड आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करते थे तो टोटल पार वैल्यू आती थी। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो टोटल पार वैल्यू है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको डिवाइड कर देंगे पर शेयर पार वैल्यू से, जो कि आपके सवाल में मेंशन है। तो बहुत आसान, 4,04,000, ठीक, नहीं 44,000, 44,000 जो है इसके आपका जवाब आ जाएगा कि इसके किस तरह हमने 4 लाख यानी 4.4 मिलियन को डिवाइड कर दिया 100 पार वैल्यू से, यानी टोटल पार वैल्यू को डिवाइड कर दिया पर शेयर पार वैल्यू से, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ गए। इसका जवाब क्या होगा? अच्छा, जवाब भी फिर प्रॉपर होना चाहिए। इस सवाल के अदब और आदाब क्या है, एटिकेट्स क्या है, कि आपने ये नहीं उठा के मार देना कि ये लो 4,44,000 नहीं। इसके लिए आपने जो सवाल की वर्डिंग्स हैं उसको सामने रखना है और अपना जवाब इन्हीं वर्डिंग से बनाना है। द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक दैट हैव बीन इशूड आर 44,000। सही, प्रॉपर उसका जवाब होना चाहिए। और इसी तरह इसमें बाज स्टूडेंट्स क्या होता है, वो आंसर का नंबर ही प्रॉपर नहीं लिखते। अब उनको तलाश करते रहो, अच्छा वो सेक्शन उसका जो पार्ट ए था उसका जवाब कहाँ है, पार्ट बी का जवाब कहाँ है, पार्ट सी का जवाब कहाँ है। ऐसी कहानी नहीं चलेगी। ऐसा किसी ने हरकत की तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सही। और कोशिश करें क्वेश्चंस तरतीब से करें, यानी आंसर शीट पे आपके क्वेश्चंस तरतीब से हो। भले आपको मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 4 पहले आता है तो आप अंदाजा कर लें कि पहले सवाल के लिए मैं 1 सफा चाहिए होगा, वो छोड़ दें। दूसरे सवाल के लिए दो सफे चाहिए होंगे, वो छोड़ दें। तीसरा सवाल आप भले वो सवाल पहले करें जो आपको ज्यादा अच्छा आता है, ज्यादा बेहतर बात भी यही है, लेकिन कोशिश करें आंसर शीट पे सीक्वेंस आपकी सही हो। आइडियल तो यही है, क्वेश्चन नंबर 1 मुझे आंसर शीट पे पहले मिले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 मिले, फिर क्वेश्चन नंबर 3 मिले, फिर क्वेश्चन नंबर 4 मिले। लेकिन अगर बिलफर्ज आप क्वेश्चन नंबर 3 पहले करना चाह रहे हैं तो उसके पार्ट्स तो बिल्कुल तरतीब से होना चाहिए, ABCD। अगर आप कोई पार्ट आपको नहीं आता ना, उसका अंदाजा करके जगह छोड़ दें उसके लिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी पहले है और पार्ट ए को जो मैं तलाश करता फिर रहा हूँ, तो
ये जो है ये मुनासिब कोई हरकत नहीं होगी। तो इस चीज को जो है वो लाजमन नोट कर ले। मैं इसको इसलिए रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि अकाउंटिंग के पेपर चेकिंग में, फाइनेंस के पेपर चेकिंग में, या कोई भी पेपर चेकिंग में ये बहुत बड़ा मसला आता है कि स्टूडेंट सीक्वेंस से नहीं करते, क्वेश्चंस भी सीक्वेंस से नहीं करते, और बाज औक़ात पार्ट्स भी अजीब व गरीब तरतीब से करते हैं, और हर पार्ट के ऊपर प्रॉपर उसका नंबर होना चाहिए। जैसे ही अच्छा जो सवाल में तरतीब है, सीक्वेंस है, वो ही करें। जैसे यहाँ पर छोटी ABC है, तो इसी तरह आप वहां पर करेंगे आंसर ऑफ A 1B 1C 1D, क्वेश्चन 1A 1B 1C। और इसी बाज लोग इसको 1 2 3 में कन्वर्ट कर लेते, नहीं, जिस सीक्वेंस से जिस स्टाइल में नंबरिंग है आपके क्वेश्चन पेपर में, इसी स्टाइल के आपके आंसर उसके अंदर भी होनी चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाज औकात स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन उस तैयारी को डिलीवर नहीं कर पाते। बल्कि मुझे मौका मिले तो वो मैं आपको जो एग्जाम में कामयाबी वाला मजमून है वो अभी ऑनलाइन दिखा भी देता हूँ, उसका लिंक यहाँ भी भेज देता हूँ ताकि अच्छा हो जाए। इसकी एग्जाम्पल मैं दिया करता था जब इस पे दोस्तों को गाइड कर रहा होता था अपने, कि आपने बहुत अच्छा खाना तैयार किया, किसी की दावत की, अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त की दावत की, या किसी बहुत रिस्पेक्टफुल किसी पर्सन की आपने दावत की, अपने पेरेंट्स की, मिसाल के तौर पर शादी के 10 साल बाद आपने अपने पेरेंट्स की दूसरे शहर में दावत की, और वो आए और आपने खाना ले जाके, कौरमा भी, बिरयानी भी, और पता नहीं क्या है, क्या अच्छी चीजें आपने बनाई भी थी, बस ले जाके आपने सामने फेंक दिया, लो खाओ ठूसो, तो क्या इम्पैक्ट होगा सामने वाले का? या आप किसी की दावत में गए, और दावत में उसने बुलाया था बड़े रिस्पेक्ट से और बड़े उससे, लेकिन जब आप गए तो उसने बहुत अच्छी कीमती चीजें आपके सामने इस तरह लाके फेंक दी कि लाओ खाओ, लो खाओ, मरो, ठूसो, इस तरह के वर्डिंग्स खुदा ना खास्ता बोल दी, तो आपका क्या एक्सप्रेशन होंगे? सेम यही काम होता है बहुत दफा पेपर्स के अंदर। स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करके आया हुआ होता है, लेकिन वो पेपर में कहता है लो ठूसो, लो पढ़ो, इसमें मैंने क्या लिखा, जाओ तलाश करो, इसमें से पार्ट A कहाँ है, पार्ट B कहाँ है, पार्ट C कहाँ है। तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता। नॉर्मली एग्जामिनर के पास सैकड़ों कॉपियां होती हैं चेक करने के लिए, सिर्फ आपकी अकेले की कॉपी नहीं है कि वो बैठ के इस पे दूरबीन लगा के तलाश करेगा कि पार्ट A कहाँ है और पार्ट C कहाँ है और क्वेश्चन A कहाँ है, क्वेश्चन 1 2 3 कहाँ है। तो इसलिए सीक्वेंस, खासतौर पर पार्ट्स के दरमियान सीक्वेंस लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है और हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसी को वाइस वर्सा कर लेते हैं। वाइस वर्सा इस तरह कर लेते हैं कि आपका कोई दोस्त दूसरे शहर से आया, और अचानक आया, किसी इमरजेंसी की वजह से आया, और आपके शहर में, मिसाल के तौर पर कोई छोटा शहर है आपका, वहां पर दुकानें जो है वो 12 बजे रात को बंद हो जाती हैं, वो आया रात को 1 बजे, सही है, किसी इमरजेंसी कैफियत में आया, पहले से नहीं बता सका था, तो आपको उठाया, आपने बोला हाँ फलाना आपका मसला है, चल कल सुबह सॉल्व कराएंगे, लेकिन अभी रात का टाइम है, तो वो आया भी भूखा है बेचारा, कोई 10 घंटे का सफर करके, और पैसे भी उसकी जेब में नहीं थे। तो अब ऐसे उसमें आपके पास क्या ऑप्शन है? शहर की दुकानें तो बंद है, सही है, आपके पास घर में रात की दाल बची हुई है, 1 2 3 रोटियां पुरानी बची हुई है, रात की बची हुई है, तो आप अगर उसको फिर चटनी और कोई अचार, कोई रायता, कोई सलाद आपके पास है, वो आपने एक ट्रे में अच्छी तरह सजा के, जो भी चीजें आपके पास है आपने ढंग से उसके आगे प्रेजेंट कर दी, पेश कर दी कि यार अभी माजरत हम यही अरेंज कर सकें इतनी रात गए में, तो आपको तकलीफ तो होगी, या आप नोश फरमाएं या ये खाएं, तो कितना खुश होगा। या अपने आप को उसकी जगह रख लें, आपको अचानक खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी में किसी दूसरे शहर जाना पड़ जाता है, और वहां जो है ये कैफियत आपके साथ होती है कि आपके दोस्त ने जो है वो आपको सब्जी या दाल या कोई ऐसी चीज जो बजाहिर बहुत कीमती नहीं होती, लेकिन उसके पेश करने के अंदाज ने उसको कीमती बना दिया। और पहले वाली मिसाल में उस कीमती चीज के पेश करने के भोंडे अंदाज ने, गलत अंदाज ने उसको बेकीमत कर दिया था। तो सेम यही आपके पेपर में भी होता है कि बाज स्टूडेंट्स अपने जो भी नॉलेज होती है उनको, मैं ये नहीं कह रहा तैयारी ना करें, मैं कहूंगा तैयारी भी बेस्ट करें, लेकिन होता है बाज़ औक़ात पेपर हमारी तवक्कुआत के मुखालिफ आ जाता है, तो उस सूरत में कोशिश करें जितना अच्छा प्रेजेंट कर सके। हमारे एक उस्ताद थे डॉक्टर जुबैर मंसूरी साहब, आप यूट्यूब पे लिखेंगे छोटी सी बात जुबैर मंसूरी के साथ, तो बहुत ही काम की वीडियोस मिलेंगी। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ उन गिनती के चंद स्टूडेंट्स के लिए है जो 1000 में से एक होते हैं, लेकिन वो एक जो है ना 1000 से बेहतर होते हैं, सही है ना? तो जिस तरह, तो इस हवाले से उनके लिए जो हो सकता है अभी सुन रहे हो सकता है बाद में सुने, कि छोटी सी बात जुबैर मंसूरी के साथ ये यूट्यूब पे मेरे उस्ताद मोहतरम है, उनकी वीडियो सुने, बड़ा काम आएंगी इंशाल्लाह जिंदगी में, सही ना? उन्हीं के कुछ अकवाल हैं। एक ये है कि जिंदगी में अगर बहुत काम करना चाहते हो तो एक काम करो, और वो एक काम अगर अपनी पसंद का कर लिया तो जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा, और
एहसास से जिम्मेदारी के साथ। तो खैर टाइम मिला तो हम इस पे बात कभी करेंगे, लेकिन वरना आप छोटी सी बात जुबैर मंसूरी के साथ ये यूट्यूब पे लिखेंगे तो आप उस तक पहुंच जाएंगे और उनकी वीडियोस की पूरी सीरीज आप देखेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी अर्ली एजेस में, जिस एज में आप लोग हैं अभी, इंटर में, इंटर के बाद बीबीए में, तो अंडर ग्रेड लेवल पे, तो मैंने अपने बीकॉम के लेवल पे उनसे काफी चीजें सीखी हूँ उनसे। और उनकी पूरी टीम है, एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का इदारा था, उसमें उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप हमें फ्री में करवाई, जो कि एक एक वर्कशॉप बहुत महंगी होती है, हजारों रुपए की होती है, बाद लाखों की भी होती है, लेकिन वो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ्री में करवाई। तो एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 2008 से 2011 12 13 का टाइम, जब मैं उन लोगों के से थोड़ा सा ताल्लुक में था, तो उसमें जो है वो उन्होंने माशाल्लाह टाइम टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप फ्री में कराई, गोल सेटिंग की वर्कशॉप कराई, हारिस जुबैरी भाई की जो है, हारिस महमूद भाई की जो है वर्कशॉप्स थी, डॉक्टर साद जुबैरी की वर्कशॉप थी, जुबैर मंसूरी साहब की वर्कशॉप थी, अनस इफ्तिखार भाई का टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया, लीडरशिप स्किल्स साद जुबैरी साहब ने करवाया, जो इस वक्त साद जुबैरी आप लिंक्डइन पे लिखेंगे तो इस वक्त टॉप के पाकिस्तान के बिजनेस लीडर्स में से हैं। लकी वन में मेरे ख्याल में जनरल मैनेजर थे, टपाल में रह चुके हैं, बहुत अच्छा है उनके कॉर्पोरेट प्रोफाइल है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। तो वो हमने उन्होंने उन्होंने लीडरशिप स्किल्स की जो है वो वर्कशॉप फ्री में करवाई थी एम्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से। ये बहुत सारी चीजें आपको ये लोग फ्री में मिल जाएंगे, यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है। सही। तो गोल सेटिंग हमने हारिस महमूद से की थी, वो भी बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, और वो भी यूट्यूब पे आपको उनका कंटेंट मिल जाएगा। अभी शायद ट्रेनिंग इम्पैक्ट के नाम से एक ट्रेनिंग कंपनी, शायद उसके सीईओ हैं, और इसी तरह शहजाद कमर है, अताली फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इस तरह के लोगों के साथ मेरा अंडर ग्रेड लेवल से ताल्लुक बना, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। तो अल्लाह के शुक्र है कि आज पीएचडी भी किया, स्कॉलरशिप पे किया, बगैर पैसा लगाए, बल्कि पैसा लेके किया। और इसी तरह एमबीए भी कंप्लीट किया, फिर दरस निज़ामी या मुफ्ती कोर्स भी कंप्लीट किया। तो अल्लाह ने करवाया, हमारी क्या औकात। लेकिन ये है कि और अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस की तरफ आया हूँ, तो इंशाल्लाह कुछ साल में आप बिजनेस के साइड पे भी बेहतर चीजें देख सकेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये मौजूद है, तो इंशाल्लाह आसानी से चलेगा। इस वक्त ये 2025 की 4 जून को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सिंपल दूसरे क्वेश्चन टाइप की मैं बात कर रहा था कि आपने जो है वो क्वेश्चन पढ़ना है, और नॉर्मली ये रिवर्स फॉर्मूले से आपको जवाब मिल जाएंगे। जैसे पहला हमने निकाल लिया जवाब, दूसरा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द एनुअल डिविडेंड्स पेड टू द प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स। कौन बताएगा ये हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है इसका। बल्कि एक काम करें ना, जो जो लोग जाग रहे हैं वो टेक्स्ट में, चैट में, स्क्रीन बॉक्स पे ले आता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। अ, ये जो है दूसरा जो है इन्होंने किया है, व्हाट इज द डिविडेंड अमाउंट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक करके, तो ये आप लोग बताएं इसका क्या जवाब होना चाहिए। जो निकाल के बताया वो अकाउंटिंग का चीता होगा या चीती होगी। जी। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द एनुअल डिविडेंड्स पेड टू द प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर्स। ये चैट बॉक्स हमारा सामने है, इस यहाँ पर चैट बॉक्स में जो जो लोग लिखेंगे यहाँ रिकॉर्ड में आ जाएगा। लोग कोई नहीं लिख पाएगा तो फिर मैं समझूंगा कि हमारी क्लास जो है वो सुम्मुम बुकमुन उम्यून है, कि इनको जो है ना वो थोड़ा सा इसमें हिम्मत करने की जरूरत है। बहुत आसान है ये। जी भाइयों और बहनों, किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। प्रीफर्ड स्टॉक की टोटल अमाउंट कैसे निकलती है? हमेशा प्रीफर्ड स्टॉक की टोटल अमाउंट निकालने के लिए, प्रीफर्ड डिविडेंड की टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो 10% इन्होंने अमाउंट यहाँ पर दी है, प्रीफर्ड डिविडेंड का परसेंटेज दिया, प्रॉफिट परसेंट, ये बेसिकली एक्चुअली इंटरेस्ट है, सूद है, रिबा है। ऑलरेडी हम मल्टीपल क्लासेस में बात कर चुके हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में भी अपना फरीजा हक अदा करेंगे कि ये उसूली तौर पर सूद है। तो प्रीफर्ड स्टॉक के अंदर चूंकि ये नफे नुकसान में जिम्मेदार होने के बजाय सिर्फ नफे में साथ आ रहे हैं, नुकसान में साथ नहीं आ रहे हैं। सही। तो और ये जो है 10%, और शुरू में ही आप
इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज तय कर लें तो वो भी सूद की तरफ लेकर जाता है। तो 10% ऑफ द 100 पार वैल्यू, ये आपका जो है वो पर शेयर प्रीफर्ड स्टॉक हो जाएगा। तो 10% ऑफ द 100 कितना होता है? अब तो चैट बॉक्स में लिख दें भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है सब, और शायद यूनिवर्सिटी वाले भी देखेंगे कि कितने माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चे हैं। 10% ऑफ द 100 कितना होता है? चैट बॉक्स में लिखें जल्दी। नाम लूं मैं क्या? 17 लोग यहाँ पर, 16 लोग मौजूद हैं। जी अब्दुल्ला, 10% ऑफ द 100 कितना होता है? इतना मुश्किल सवाल। अब्दुल्ला के बाद अलीना। ये बात सही है। तो ये जवाब दिया है, नाम इनका सामने नहीं आया, लेकिन जो भी दिया है माशाल्लाह अच्छा जवाब दिया है कि 10% का 100 का 10% जो है 10 होता है, बस इतनी सी बात है। तो यही इसका जवाब है कि पर शेयर 10 रुपीज या $10 इनको मिलेंगे, लेकिन इसका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो अभी हमने पिछले सवाल में निकाले थे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स अभी हमने निकाले थे 44,000, 44,000, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4,40,000। ये जो है इसका एक स्टाइल हो गया जवाब निकालने का। लेकिन दूसरा स्टाइल भी है कि यही 10% आप इसकी जो टोटल अमाउंट है उससे वो कर लें, मल्टीप्लाई कर लें 10% ऑफ दिस वन। अगर इसको हम 100 अस्यूम करें तब भी वही 4,40,000 जवाब आ जाएगा। तो इस हवाले से ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो इसमें बी है, पार्ट बी है, इसका जवाब जो है वो है 4,40,000। सही। और इसको लेकिन आप प्रॉपर लिखेंगे द टोटल अमाउंट। नॉर्मली देखें इसी से आपको जवाब मिल जाएगा। अगर अंग्रेजी मेरी तरह आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो व्हाट इसको शुरू में से हटा दें और आखिर में यही अमाउंट करके आपको कर इस करके और वो डाल दें। तो यही जो क्वेश्चन सेंटेंस है, इसको नॉर्मल सेंटेंस में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो है बहुत अच्छा सा ये जवाब बन जाएगा, इंग्लिश अगर बहुत अच्छी ना भी हो तो। बाकी इंग्लिश अच्छी ना हो तो यूट्यूब का दौर है आज के दौर में। तो मैंने एक एजे हॉक की वीडियोस देखी थी। वो कहता था बर्न ग्रामर बुक्स फॉर द स्पीकिंग टाइम, लेकिन नॉट फॉर द राइटिंग टाइम। राइटिंग टाइम आप ग्रामर को याद रखें, स्पीकिंग हेजिटेशन खत्म करने के लिए आप उस वक्त जहन से ग्रामर को निकाल दें, बोलना शुरू करें तो आपको बोलना आ जाएगा। लेकिन लिखते वक्त जो है ग्रामर का ज्यादा ख्याल रखें, बोलते वक्त भी रखें लेकिन बहरहाल लिखते वक्त ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, तीसरा सवाल है हाउ मेनी शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आर आउटस्टैंडिंग। सेम यही काम जो हमने ए में किया है वही काम अब करना है बी में, इस पे लेकिन अमाउंट आपकी चेंज हो गई। तो अब इस तरह जो है वो आप इसको वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो इस सवाल का टाइप हम कहेंगे यह है तलाशे गुमशुदा का सवाल, कि इसमें मिसिंग वैल्यूज आपने फाइंड करनी है या जैसा कहा गया है वो करना है। तो एक टाइप के 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ये भी हो सकता है। सही। अच्छा जी, फर्दर हमारे पास जो सवाल आ सकते हैं इसमें, फर्दर ये भी वही मिसिंग तलाशे गुमशुदा है। और उसके बाद जो है फिर हमारे पास चैनल है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने देख लिया हमारे पास जनरल एंट्री के सवाल आ गए। इसी तरह हमारे पास जो है वो दीगर कुछ सवालों की टाइप हमने देख ली। इसी तरह अच्छा, सोल्यूशन मैनुअल ऑलरेडी ये मैं आपको आपके उस पर अपलोड कर चुका हूँ, तो वहां से आप इससे हेल्प ले सकते हैं। तो क्वेश्चन मैनुअल यहाँ तो मेरे पास नहीं ओपन हुआ क्योंकि ये काफी अंदर जाके है, तो इसमें शायद रिकॉर्डिंग होना नहीं हो पाया होगा। लेकिन आप वहां से डाउनलोड करेंगे तो वो उसको आपको मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो बेहतर कर लेंगे। इसका नाम मैंने छोटा किया, शायद आपको ओपन हो जाइए, हो गया। क्वेश्चन मैनुअल में मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है अपने रेलिवेंट उस तक पहुंचना है। ई का मतलब एक्सरसाइज है, पी का मतलब प्रॉब्लम है। तो रेलिवेंट चीज तक जो है वो आप पहुंच जाएं। नंबर्स जो है वो आप सवाल के देखेंगे और पैटर्न जो है वो जवाब का देखेंगे। तो ये जो है ये आपके लिए चैप्टर 11 के अंदर मैंने गाइड कर दिया। चैप्टर 12 के अंदर जो है ये उसी की कंटिन्यूशन है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, कंपनी आप चला रहे हैं, तो बीच में आपको जो है वो रिटेन्ड अर्निंग को मैनेज करने की जरूरत होती है। इसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और कंटिन्यूड ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। और जो लोग उस टाइम पे कजा कर बैठे हैं, तवज्जो से नहीं पढ़ पाए हैं, अब उनके पास अल्लाह मियां ने एक और चांस दे दिया कि 12 दिन है आपके एग्जाम में, आप आराम से ये चैप्टर पढ़ें। इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, समझें। अकेले समझना मुश्किल हो, बोर हो जाए, तो ग्रुप में पढ़ लें। ग्रुप अल्लाह मियां ने इसीलिए दिया है कि दोस्तों को
हैं दोस्त अच्छे जो पढ़ाई में काम आते हैं ना, तो इस वक्त जो है वो आपकी दोस्ती का असल इम्तिहान है कि खाली जो है मजाक मस्ती के दोस्त हैं या अ- एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए भी दोस्ती यारी है। सही। तो ग्रुप्स में दोस्तों में बैठे और पढ़े, हल्ला गुल्ला भी करें, ईद के सीख कबाब भी खाएं और साथ में तैयारी भी करें, तो एक इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी आप लोग कर सकेंगे। बकरा ईद का टाइम है, इसमें वैसे ही जो है ना वो बारबेक्यू वगैरह करते हैं, तो बारबेक्यू में अपनी अपनी किताब भी ले आए या उसका प्रिंट आउट एक बंदा ले आए, बाकी लोग जो है वो एक रजिस्टर ले आए, तो तैयारी जो है मिलजुल के आप लोग कर सकते हैं। कोई लैपटॉप ले आए, तो ये मिला जुला के आप इसकी तैयारी बहुत अच्छी सी कर सकते हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत आसान लेकिन बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर तैयारी करेंगे तो बहुत आसान हो सकता है, और अगर ओवर कॉन्फिडेंस होंगे कि बस हमारे तो मिड में मार्क्स अच्छे आ गए या हमने तो क्विज़ेस में मार्क्स अच्छे ले लिए इसी उल्टे सीधे तरीकों से, तो फिर ये फाइनल आपके लिए गले की हड्डी भी बन सकता है अगर आपने तैयारी नहीं की। सही। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के 0 मार्क्स आ जाए फाइनल में, जिस तरह क्विज़ेस में आए हैं, किसी के 0 भी आए हैं, सारा गलत किया तो 0 भी बनेंगे, तो इसी तरह फाइनल में भी 0 बन सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि पास होने के भी लाले पड़ जाए। सही ना। समर में ऑलरेडी बता रहा हूँ कि बहुत सारे फेलियर स्टूडेंट अकाउंटिंग के समर में तशरीफ फरमा होते हैं। तो इसको तो मेरे ख्याल में मुझे तफसील से वन बाय वन लेके चलने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखें। अब इसमें जैसे कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट का जो है ये आपको पैटर्न भी मिल जाएगा। सवालात इस उससे जो है वो इनकम स्टेटमेंट, ये जैसे कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट का वर्ड आया है ना, तो ये बेसिकली क्या है, इसमें इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं कि एक बिजनेस आपका जो है कंटिन्यू है, उससे क्या इनकम हुई, फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को एडजस्ट करने के बाद जो है उसमें इनकम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, फिर इसी तरह अर्निंग पर शेयर। तो ये सारी चीजें जो है ये आपका कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ें और फिर आखिर में करें। फिर इसी तरह इसमें रिटेन्ड अर्निंग का स्टेटमेंट भी बनता है। रिटेन्ड अर्निंग का स्टेटमेंट जो है वो क्यों, इसलिए कि चैप्टर का नाम ही रिटेन्ड अर्निंग है। तो रिटेन्ड अर्निंग का स्टेटमेंट कैसा बनता है, ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन आपके सामने आ गया। और रिटेन्ड अर्निंग का सेक्शन भी देखते हैं कि अब ये स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ये शायद आपसे ना भी पूछा जाए, ये हमने शायद पढ़ा भी नहीं है, तो लेकिन आप देख लें, अच्छा है कोई चीज ऐसी आया, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने भी पेपर अच्छी तरह इसलिए नहीं देखा कि स्टूडेंट फिर पीछे पड़ जाते हैं कि बताएं पेपर में क्या आ रहा है, और झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है, तो मैं फिर देखता ही नहीं हूँ पेपर, इसलिए कि ताकि फिर झूठ बोलना ही ना पड़े कि भाई मैंने सही से देखा ही नहीं। हाँ, पेपर का स्ट्रक्चर जरूर देख लिया कि पेपर किस किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। अब उस टाइप के सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस टाइप के सवालों की तैयारी कर लें। बुक का चैप्टर मैंने दे दिया, सोल्यूशन मैनुअल दे दिया। अच्छा, अब इसमें देखें स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब इसमें क्या है, ये इसमें जो रेड से लिखा हुआ है या रेडिश कलर से लिखा हुआ है, ये क्या है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं पीरियड पीरियड की। ये ऑलरेडी क्लास में मैं बहुत अच्छे अंदाज में बता चुका हूँ, तो ये आप देख लीजिएगा। पेज नंबर में बता देता हूँ, एग्जिबिट है 12/4, पेज नंबर 533। इस पे जो है ये जो सामने मौजूद क्लास है उसको भी मैं कह रहा हूँ, जो सेक्शन इसकी रिकॉर्डिंग सुनेगा उसको भी मैं कह रहा हूँ कि ये लाजमन देख लें। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में बता रहा हूँ, इसको आप लाजमन देख लें। क्वेश्चन कौन सा आएगा मुझे भी नहीं पता, किस टाइप का आएगा वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सही है। उसके बाद भी आप तैयारी ना करें और 0 मार्क्स लें फाइनल में या किसी क्वेश्चन, फाइनल के किसी क्वेश्चन में, तो वो आपका अपने कारनामा है। ऐसे कारनामों पे आपको 7 तोपों की सलामी है, और 21 तोपों की भी हो सकती है, लेकिन बाद लोग मजाक में कहते हैं कि तोपों के आगे बांध के होनी चाहिए फिर। तो बहरहाल ये मजाक था, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में मजाक ही समझिए। अच्छा जी। तो ये चीजें जो है, फिर इसके सवालात कैसे हैं वो आपके यहाँ पर आ गए। और अच्छा, डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम जो है वो तीनों का देख लीजिएगा। डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आपको शुरू में सवाल भी देता है और जवाब भी बुक के अंदर ही देता है। जैसे इस सवाल का डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम सबसे शुरू में आ रहा होगा, जैसे हमने ये निकाला, ये आ गया नाम से। इसमें क्या करते हैं, ये सवाल देते हैं और नॉर्मली ये सबसे डिफिकल्ट टाइप का होता है, इसका चैलेंजिंग तरीन सवाल होता है। सही। तो अब इन्होंने स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन सवाल के अंदर ही दे दिया, फिर ट्रांजेक्शंस जो हुई हैं वो बता दी, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस बता दी। अब उसका सोल्यूशन भी ये खुद ही दे रहा है, बुक के अंदर ही दे रहा है। अलग से सोल्यूशन मैनुअल में तो मसला होता है ना कि वो फिगर्स चेंज है, एडिशन चेंज है, लेकिन इसमें मसला ये नहीं है, क्योंकि ये बुक ही सवाल भी दे रही है जवाब भी दे रही है। तो इसमें तो बिल्कुल मिसमैच होना पॉसिबल, तकरीबन नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि ये हमारी तरह की बुक नहीं है। ये बहरहाल ढंग से जो है काम करते हैं तो ढंग से करते हैं, क्योंकि इनको जिंदगी में करना ही एक काम होता है, हम तो फिर भी 50 काम कर रहे होते हैं। तो ये लोग जो है बहरहाल बेहतर अंदाज में करते हैं। कुछ चीजों में हमसे बेहतर है, तो जो अच्छी चीजें हमें सीखनी चाहिए, जो बुरी चीजें हमसे बचना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बुरी चीजें अडॉप्ट करते हैं बेस्ट की, और अच्छी चीजें जो है वो उनकी छोड़ देते हैं। तो बस उसके नतीजे में जो है वो हम ना इधर के रहते हैं ना
उधर कहते हैं। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम तीनों सवालों की लाजमन देख लें। लाजमन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा इससे सिमिलर चीजें आ सकती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन लाजमन देख लें, ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जो है फिर आप इसमें सवालात देखते जाएं और इसके जवाबात जो है ऑलरेडी आपको सोल्यूशन मैनुअल LMS पे दे दिया गया है, तो उससे जो है वो आप मैच करते जाएं। सही है, जो चीजें मैंने बताई हैं खासतौर पे उन चीजों को, और जो आपकी आउटलाइन के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाद स्टूडेंट कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यूनिवर्सिटी ने आपको बता दिए। पता है कैसे बता दिए? आपके LMS पे कोर्स आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन में हर चैप्टर के हर लेक्चर के साथ कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ प्रॉब्लम्स मेंशन है, बस उसको सॉल्व कर लें, वो इंपॉर्टेंट है। सही है, वो ऑफिशियल इंपॉर्टेंट है, यानी वो बाकायदा बाजाब्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से बताई गई इंपॉर्टेंट है, बस उसको फॉलो कर लें। सही है, तो ये हमारे पास जो है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, इसमें क्या क्या चीजें बनानी है, टोटल स्टॉक, तो ये यानी आप पढ़ते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। कोई मसला हो तो आप जो है वो उससे हेल्प ले सकते हैं, जो सोल्यूशन मैनुअल है। और ग्रुप स्टडी करेंगे तो एक को नहीं समझ में आएगा, दूसरे को आ जाएगा, दूसरे को नहीं आएगा, तीसरे को आ जाएगा, और तीसरे को भी ना आए, चौथे को आ जाएगा, और फिर भी ना आए तो फिर ग्रुप चेंज कर लें। फिर वो ग्रुप आपका काम का नहीं है। अगर आप काम का बनना चाहते हैं तो फिर ग्रुप चेंज कर लें, अपनी पार्टी बदल लें। सही है, क्योंकि एक और जो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, मोहम्मद जुबैर उनका नाम है, मैं नहीं हूँ, मोहम्मद जुबैर है, उनकी किताब है शुक्रिया के नाम से, और बहुत अच्छी किताब है वो। 30 दिन के उन्होंने एक्सरसाइजेस दिए हैं, 30 दिन आप शुक्रगुजारी करेंगे तो आपका हैबिट बन जाएगी। उन्होंने और उनकी वाइफ ने मिलके जो है वो किताब लिखी है शुक्रिया के नाम से ना, बहुत जबरदस्त है। अगर आप लोग कभी मौका मिले पढ़िएगा। उनका भी यूट्यूब चैनल मोहम्मद जुबैर के नाम से, मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि हमारी ये यूथ, अगर इनमें से कोई 1000 में से एक बच्चा भी ढंग का निकल आए ना, तो वो बाकी 1000 बच्चों के लॉस को कवर कर लेगा। लेकिन अगर 1000 के 1000 ही नालायक निकलेंगे, या 1000 के 1000 ही बस खिलंदरे निकलेंगे, सिरे से तवज्जो ना देने वाले निकलेंगे, तो बस फिर इस कौम का अल्लाह ही हाफिज है। 1000 में से एक चाहिए, लेकिन काम का चाहिए, कम हो काम के हो, ये उसूल है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा तो मुझे 1000 में से कोई एक बच्चा मिल ही गया है, और क्लासेस में तो मैं उस पर अनाउंसमेंट करता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस एक सेमेस्टर के दौरान उस बच्चे से हमने पूरा इस्लामिक बैंकिंग सेमिनार करवाया, उसने ऑर्गेनाइज किया, अपनी टीम डेवलप करवाई उससे, सुपरविजन टीम के साथ मिलकर उसको गाइड किया, तो उसके नतीजे में तकरीबन 300-400 हाजिरी वाला सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ ऑफिशियली। फिर इसी तरह इस्लामिक बैंकिंग सेमिनार 12 मई 2024 को अल बैरूनी हॉल में ऑर्गेनाइज किया। वो एक स्टूडेंट को लीडिंग रोल दिया था और बाकी पूरी टीम उसको डेवलप करके दी, तो माशाल्लाह उसने किया। तो अब आगे चल के उसकी टीम हम डेवलप करवा रहे हैं, स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो इस रिकॉर्डिंग के तवसत से आप में से भी कोई कीनली इंटरेस्टेड हो इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए, तो वो जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या उसमें मुझसे कांटेक्ट कर ले, यानी पर्सनल में कांटेक्ट ना करें, वीडियो के कमेंट्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ। तो जो अब्दुर्रहमान है, स्टूडेंट सोसाइटी फॉर इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, उसको इंशाल्लाह हम करीब हम उसको ऑफिशियली रिकग्नाइज कराएंगे मुख्तलिफ जगहों पे, बहरिया यूनिवर्सिटी में भी, और भी हो सकता है आगे चल के बियॉन्ड भी। तो आगे चल के इंशाल्लाह ये सारा जो है इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का एक पूरी तहरीक है, इंशाल्लाह आगे चल के बर्पा होनी है। तो इस्लामिक फाइनेंस की तो तहरीक बर्पा हुई भी है, पाकिस्तान के कानून आइन के मुताबिक जो है वो 2028 से पहले पहले हमने पूरे सिस्टम को सूद से पाक करना है। तो पाकिस्तान में तो ये तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ी है। इस्लामिक फाइनेंस से बियॉन्ड इस्लामिक मैनेजमेंट है, कि उसमें मार्केटिंग की क्या इस्लामिक गाइडलाइंस हैं, और इसी तरह जो है वो आपकी HR की क्या गाइडलाइंस हैं। तो उसके लिए हमारे पास उबूदिया बिजनेस मॉडल, UBM, आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे उबूदिया बिजनेस मॉडल या UBM ट्रस्ट, उसका मैनुअल आपको मिल जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो वहां से वो डाउनलोड करें। उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके हम इंशाल्लाह ये इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की तहरीर को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए एक अपना अल्लाह का शुक्र, एक कोशिश शुरू की इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट उसके बनाने की। और उसके साथ साथ जो है वो अब यूनिवर्सिटी के अंदर भी, बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर इंशाल्लाह एक इस्लामिक फाइनेंस सेंटर बन रहा है, और भी दूसरी जगहों पे इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे कि इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की इस तहरीक में आप अपना किरदार अदा करें, और सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, असल आखिरत के लिए। सही है ना, कि हसना फिद दुनिया वल आखिरा, जो दुआ है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें अता कर दे दुनिया में भी भलाई, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी भलाई, वकीना अज़ाब अन्नार, और हमें जहन्नम के आग से अजाब, जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए। तो असल मोटिव इसका हमारा यही है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी, और उसका विजन और मिशन और ये सारी चीजें जो है वो अपनी और बंदगान रब की जिंदगियों को और इज्तिमाइयतों को और मालियतों को मुनज़्ज़म करते हुए
दीन और दुनिया की भलाई के लिए मुनज़्ज़म करते हुए रज़ा इलाही का हुसूल, ये उसका जो है वो है मोटिव है। इंशाल्लाह ये चीज आ जाएगी। तो इसमें वॉलंटियर्स हमें मिलना शुरू हो गए हैं, कोर टीम स्टूडेंट्स की हमारी बन गई है, सुपरविजन कोर टीम बन गई है, और भी कोई स्टूडेंट कोई फैकल्टी मेंबर्स फ्यूचर में इस पे कॉपरेशन करना चाहे तो इस वीडियो की कमेंट्स में मेंशन कर दें अपना व्हाट्सएप नंबर। हम इंशाल्लाह उनसे रेलिवेंट जो भी इस वक्त एक्सपर्ट्स होंगे उनके थ्रू या रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबल्स होंगे उनके थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। ये चैप्टर नंबर 12 ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर इसका सोल्यूशन मैनुअल भी ऑलरेडी आपको बता दिया कि मौजूद है। इसका सोल्यूशन मैनुअल यहाँ मेरे पास यहाँ पर भी मौजूद है और आपको ऑलरेडी एलएमएस पे अपलोड किया गया है। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो प्रॉपर किसी कोर्स में दाखिला लें, या हम हो सकता है फ्यूचर में कोई कोर्स लॉन्च करें तो उसमें दाखिला लें, तो उनको ये कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है या गाइड किया जा सकता है कि कहाँ से मिलेगा। इसी तरह चैप्टर 13 लास्ट रिकॉर्डिंग इस पे पूरी मौजूद है SQ3R मेथड के साथ। उसका लिंक भी अगर हो सका तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा, तो वो जो है आप इसको तफसील से वहां देख सकेंगे। तो ये जो है ये चीजें ऐसी हैं जिसकी बेस पर जो है वो हम इसको बेहतर अंदाज में आगे लेकर चल सकेंगे। अब ये जो है इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम। सही, एंड ऑफ द चैप्टर उसके बाद जो है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम के अंदर जो है वो आपका जो नॉर्मली सवाल बनता है वो इसी हिसाब से बनता है कि डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम में जैसे इन्होंने इस दफा इनकम स्टेटमेंट दी है सवाल के अंदर, इसी तरह कुछ उसमें जो चेंजिंग्स हुई हैं वो आगे दी हैं, और फिर उसी तरह बैलेंस शीट दी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अच्छा, ये जवाब आ गया है। तो इसमें सवाल में देखें आपको इनकम स्टेटमेंट दी है और कुछ पार्शियल बैलेंस शीट की कुछ इंफॉर्मेशन दी है। इन सब के बाद जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो है वो आपने इसको कैश फ्लो बनाना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको फॉलो करना होगा। तो कैश फ्लो का स्टेटमेंट का आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेन 3 सेक्शंस होते हैं। इंटरव्यू इस वीडियो के अंदर हम इसको दोबारा रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि अरबी का मकूला है इज़ा तकर्रर तकर्रर, जब रिपीटेशन होती है, तकरार होती है, तो फिर याद रह जाता है। तो 3 मेन सेक्शंस हैं, बल्कि आप लोगों में से पिछले इस क्लास में जो जो मौजूद थे खासतौर पर वो, और जो इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर वीडियो के लिखे हैं इस रिकॉर्डिंग के कि कौन कौन से सेक्शंस 3 होते हैं इसमें आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के। कैश कौन कौन से 3 मेन सेक्शंस होते हैं ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, जल्दी से लिख लीजिए। और बल्कि उससे पिछली क्लास में फिजिकल भी आपकी क्लास में डिस्कस हो चुका है। ये मैंने आपके सामने ही निकाल भी दिया, आप चाहें तो अपने पास डाउनलोड करके इससे देख के बता दें। ये ओपन बुक क्वेश्चन है अभी फिलहाल। राहित बरी जो आप बता दें, मोहम्मद रैयान, जुबीना, अलिशबा, कोई जाग रहा है अपने से? ऑनलाइन क्लास है, सोने का जो है एनवायरनमेंट बन जाता है। तो बहरहाल इसमें सिंपल मेन कैश फ्लो का सेक्शन होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। दूसरा होता है, मैं यहाँ आपको आपके चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ ताकि आपको जो है और अच्छी तरह याद रह जाए। अगर याद करना चाहें तो, नहीं याद करना चाहें तो अगली दफा जब दोबारा पढ़ रहे होंगे आप काउंटिंग जब याद कर लीजिएगा, और फिर भी याद ना करना चाहें तो उसके बाद वाले टाइम पे कर लीजिएगा, क्योंकि पास तो आपने इसमें होना ही है जब भी आपको डिग्री मिलेगी। अदरवाइज जो है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये दूसरी एक्टिविटीज टाइप हो गई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी टाइप हो गई कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी सीक्वेंस से आपको लिखना होता है। सही, ये मैंने आपके चैट बॉक्स में लिख दिया ताकि अब तो ये याद रह जाए, और अभी भी याद नहीं रहेगा तो बस फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें जो है सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं उसको एडजस्ट करके निकाल के लेकर आते हैं, फिर इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को निकाल के लेकर आते हैं, और उसी तरह फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इनका टोटल करते हैं हम। तो टोटल करने के बाद नेट कैश प्रोवाइडेड बाय यानी नेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। वो करने के बाद कैश इस इन स्टार्ट होता है। उसको एडजस्ट करने के बाद जो है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड होता है। तो ये बेसिकली ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ओरिजिनली यहाँ तक खत्म हो गया।
सही है। लेकिन सवाल नॉर्मली जैसे डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम में इतना सिंपल नहीं आता, इसको थोड़ा सा जो है इसमें मजीद डेप्थ में जाते हैं। तो ये आप जैसे A B C D यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसकी फर्दर कैलकुलेशंस हैं जो उन्होंने ऊपर की हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम। और क्वेश्चन नंबर 13.6, 13 पॉइंट, प्रॉब्लम नंबर 13.5 ए, इसको लाजमी देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन मैनुअल भी मौजूद है। बाद में फिर शिकवा ना हो कि हमने ये समझा नहीं था। ऑलरेडी फिजिकल क्लास में भी आपसे कुछ ना कुछ डिस्कशंस रही है इस हवाले से, और इसके हवाले से भी बात रही है। सही है, अभी कोई इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी जिस पे बात कर रहे हैं उसको फोकस कर लें ताकि रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो बेहतर चीजें जाएं। अच्छा, रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद आपको इसकी बात कर लीजिएगा, फिर उसको देख लेंगे। ऐसा ना हो कि आपकी कोई बेइज्जती वाली बात हो, वो भी रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा, इसमें जो है वो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब इसमें लास्ट बात क्या है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दो मेथड से होती हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो बुक के अंदर जब आप पढ़ेंगे, इसलिए मैंने चैप्टर आपको पिछली दफा भी SQ3R से पढ़ा दिया था, इस दफा भी आप खुद से पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड से या डायरेक्ट मेथड से जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उस मेथड को यूज करना है। डायरेक्ट मेथड की पहचान क्या है कि ये शुरू होता है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से, जैसे कि आपके सामने ये हुआ है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड शुरू होता है नेट सेल्स से, नेट इनकम से। नेट इनकम में फिर कैश एड बैक करते हैं, फिर लेस करते हैं, ये सारी चीजें नॉन कैश ट्रांजेक्शंस को एडजस्ट करते हैं। तो वो आप लोगों ने लाजमन बुक से पढ़ लेना है। और डायरेक्ट मेथड कहा जाए तो डायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट कहा जाए तो इनडायरेक्ट से। ऑलरेडी माशाल्लाह आप लोग वैसी ही क्लासों में तवज्जो नहीं लेते थे, तो इसलिए ज्यादा मेहनत का दिल भी नहीं करता कि इन्होंने पढ़ना तो यही आखिरी तारीख को आखिरी दिन बैठ कर है। तो अब ये जो है आपको मैं आज 12 दिन पहले बता रहा हूँ कि इसकी तैयारी आपने खुद से करनी है और भरपूर करनी है। अगर तैयारी में कोई कमी कोताही हुई और मार्क्स पे इफेक्ट आया तो फिर मुझसे शिकायत ना कीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि समराइज कर लूँ, जर्नल जर्नल एंट्री की हमने बात कर ली, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर ली, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की बात कर ली, कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट की हमने बात कर ली, पार्शियल बैलेंस शीट यानी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शंस की हमने बात कर ली, मिसिंग वैल्यूज वाले सवाल की बात कर ली। तो मेरा ख्याल है कि इतनी सारी बातें हमने की हैं। कौन सी चीज कहाँ से शुरू हो रही है अकाउंटिंग में, ये मैटर करता है, क्योंकि अगेन अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये रिकॉर्ड आप सही तरह कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बल्कि समराइजिंग, ये जो कैश फ्लो है, इनकम स्टेटमेंट है, ये समराइज करने के भी तरीके हैं, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। जब ये समराइज और रिकॉर्ड सही तरह होंगे तो फिर अगला मरहला एनालाइज का होगा। वो आप इससे एडवांस कोर्स में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जब पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के अंदर, और इसी तरह दीगर कोर्सेज के अंदर, तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग का फायदा फाइनेंस में कैसे होता है। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग आपकी अकाउंटिंग पे बेस करती है या करनी चाहिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। आपका यहाँ तक फोकस जो है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग तक है। अगले कोर्सेज में, इसके फाइनेंस के कोर्सेज में, अगर आपको ये रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग सही तरह समझ में आई भी होगी तो फिर एनालाइजिंग देन डिसीजन मेकिंग तक आप बेहतर अंदाज में जाएंगे। अदरवाइज आप जो है वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन इसका फायदा देखें, अगर इसमें कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत मैं आपको बताऊं कि अगर ये सही अंदाज में आप पढ़ लेते हैं और इसको जब आप बिजनेस खुद कर रहे हो या किसी की नौकरी करते वक्त, किसी की जॉब करते वक्त, किसी और के बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो, तो उस वक्त आप इसका फायदा देख सकेंगे कि बजाय अंदाजों की बुनियाद पर फैसले करने के, जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे, समराइज डेटा की बुनियाद पे फैसले कर रहे होंगे तो उसका अपना ही एक फायदा होगा। तो यहाँ तक हम इस रिकॉर्डिंग को कंक्लूड करते हैं, और इसको जो है वो हम कहेंगे कि अकाउंटिंग का पेपर देने के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर। अकाउंटिंग के पेपर की तैयारी के हवाले से हाँ, एक बात मैंने कही थी कि हम जो है वो इसको वो कर लें, यानी फर्दर इसमें जो है वो कर लें कि आपका जो है वो मसला ना हो एग्जाम में तैयारी के हवाले से। तो एग्जाम में तैयारी के हवाले से मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल हो तो आपको गाइड कर देता हूँ, और जो लोग उस गाइडेंस से फायदा उठाना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं उठाना चाहें तो और अच्छी बात है। चैनल्स पे गए, व्हाट्सएप चैनल मेरा यहाँ पर मौजूद है, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे। ये चूंकि आज हमारी आखिरी क्लास भी है, जो लोग कांटेक्ट में रहना चाहें तो वो व्हाट्सएप चैनल के थ्रू कांटेक्ट में रह सकते हैं मुझसे। लिंक्डइन पे मुझे सर्च कर सकते हैं, रिसर्च गेट पे मेरी वर्किंग्स पढ़ सकते हैं। अलहमदिल्ला 28 के करीब आउटपुट्स हैं रिसर्च के, जिनमें से 8 रिसर्च पेपर्स हैं, फिर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हैं पाकिस्तान में, मलेशिया में, टर्की में, कुछ ऑनलाइन है, कुछ फिजिकल है। तो अलहमदिल्ला ये सारी चीज़ें, यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मैंने अभी आपको दिखाया, उस पर चीज़ें हैं।
कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत बेहतरीन होती है। इवन आप लोगों के भी मैं रिकमेंड करूंगा, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में आगे जाना चाह रहे हैं, ढंग का बिजनेस में जॉब करना चाह रहे हैं या अपना करना चाह रहे हैं, तो वो लाजमन लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं। जैसे मैं बैंक इस्लामी में जब 2014 में इंटरव्यू के लिए गया था, तो मैं जिस दिन इंटरव्यू देके आया, मेरे जो मुतवक्किल बॉस थे उन्होंने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, तो बहुत सारी चीजें इससे फायदा होता है। अच्छा, जिस तहरीर की तरफ मैं लेकर आना चाह रहा था, उसके लिए ये डॉक्टर जुबैर अहमद डॉट ब्लॉग पोस्ट डॉट कॉम इस पे मौजूद है। इसी तरह और दीगर जो है वो सोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी तरह एक है कामयाबी कुर्बानी मांगती है, ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मेरी मोटिवेशन पढ़ाई के लिए, डॉक्टर सैयद नसीम सरवर। ये जो है ये डॉक्टर सैयद नसीम सरवर के बारे में मजमून मैंने लिखा था, तो ये इस वेबसाइट पे भी मेरा ख्याल है इसका लिंक पब्लिश होगा या नहीं होगा, तो चले कोई बात नहीं, ब्लॉग्स में जाके, हाँ ये इसमें ब्लॉग्स में जाके हम इसको देख सकते हैं। हिम्मत और तकलीद की दास्तान, ये जो है डॉक्टर सैयद नसीम सरवर, ये मैं आपके ग्रुप में भी लिंक भेज रहा हूँ और सीआरस के ग्रुप में भी भेजूंगा। ये मेरे मोटिवेशन है कि जिनको देख के मुझे हिम्मत हुई कि मुझे भी कुछ करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी डॉक्टर भी ये थे जब मैंने इनको देखा, और मैं उस टाइम पे छठी क्लास में था। मजे की बात, सिर्फ छठी क्लास में था जब मैंने इनको देखा, कि उस वक्त ये बीकॉम कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने इनका फिर साथ दिया, और ये फिर बाद में आलिम दीन भी बने, मुफ्ती भी बने, हाफिज कुरान तो ये उस टाइम पे बन चुके थे। तो इनकी दास्तान पढ़ेंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगी, और मैं ये आप लोगों की क्लास में भी, और साथ में जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि सीआरस ग्रुप में भी भेजूं, और सीआरस जो है इसको, सीआरस का ग्रुप है आपकी, सीआर उम्मीद है उसमें एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन बाकी जो है वो सीआरस माशाल्लाह एक्टिव हैं, वो अपने अपने ग्रुप्स में चीजें भेजते हैं जो वहां पर शेयर की जाए। सीआरस ग्रुप का फायदा ये होता है कि बजाय हर ग्रुप को मैं डील करूं, उसमें अब देखें ये माशाल्लाह ये यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज कह रहे हैं मेरा नाम जवाद नासिर है और मार्क माई अटेंडेंस, यानी ये एब्सेंट है और अटेंडेंस करवाना चाह रहे हैं। तो भाई खुदा को माने यार, कितनी दफा मैंने कहा है कि भाई आपकी अगर डिवाइस काम नहीं कर रही, आप जो है वो किसी और की डिवाइस से लॉग इन हो जाए। आप यानी अगेन बात वही है कि हम तो माइल वगैरह में कोई साइल ही नहीं, राह दिख राह मंजिल ही नहीं। मसला ये है कि भाई खुदा को माने यार, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा जो है ना इसको हिम्मत पकड़ें। और चैनल्स में डॉक्टर जुबैर, ये डॉक्टर जुबैर अहमद नसीम के नाम से ये चैनल है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स जानबूझ के इसीलिए रखे हैं ताकि आप लोग भी जो है या कोई और बाद में इसको एक्सेस करना चाहे, तो ब्लॉग पोस्ट पे मेरे अपने कुछ आर्टिकल्स आने शुरू हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 के करीब जो है मेरे मैगजीन आर्टिकल्स हैं, तो उनमें से कुछ आर्टिकल्स जो है वो ऑनलाइन पब्लिश हैं। तो उनमें से ये एक है तनाज़ात का हल मगर कैसे, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे है। जो लीडरशिप स्किल्स वर्कशॉप हमने डॉक्टर साद जुबैरी से की थी, ये समझ लें कि ये उनकी ही वर्कशॉप से ये तस्वीर मिली थी जो स्टीफन आर कवी की किताब के अंदर मौजूद है। और उसके बाद जो है फिर इसकी बेस पर एक मजमून लिखा था। जो मैं आपको बताना चाह रहा था एग्जाम में कामयाबी, वो ये वाला है, इस पे हम आखिर में आएंगे क्योंकि डिटेल में जाएंगे। इस्लामी मुआशी निज़ाम के खुदोखाल, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से रीड मोर करके। और ये इकबाल का पैगाम है उम्मीद, अव्वल इनाम याफ्ता मजमून, ये 2008 की बात है जब इंटर कॉमर्स के पेपर दे के मैं फारिग हुआ था। आपके ही लेवल पे था, बल्कि आपसे नीचे ही था क्लास से, जब बीकॉम में दाखिला लिया भी नहीं था, तो अंडर ग्रेड भी नहीं था, इंटर कॉमर्स के पेपर दिए थे। तो एक माहनामा रिसाला है सौदागर, उनकी तरफ से एक ऐलान मुकाबला शाया हुआ कि इकबाल का पैगाम नौजवानों के नाम, इस मौजू पर किसी एक टॉपिक पे आप अपना मजमून लिखें और हमें भेजें, तो हम उसको रिव्यू करेंगे। जो अव्वल दो सौ होंगे उनको इनाम भी दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो उसको पब्लिश भी किया जाएगा। तो ये पैगाम खासतौर पे हमारे वो नौजवान जो मायूस हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता और वो बाहर भी कुछ नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए पाकिस्तान को ही बेहतर करने की कोशिश करें, बाहर जाने का मौका मिले तो जाएं जरूर, इस नियत से कि वहां की चीजें आप पाकिस्तान में बेहतर करवा सकें। आप खुद वापस ना भी आए, व्हाट्सएप पे और स्काइप पे और टीम्स पे, जूम पे आप सेक्शन सेशन वहां से लेना शुरू कर दें कि भाई पाकिस्तान को किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं, हमारी मादर इल्मी है, हमारा घर है, हमारे रिश्तेदार यहाँ पर हैं, तो हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो ये पैगाम, ये उन दिनों में इंटर कॉमर्स के पेपर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अंदाज में तैयारी की थी। तो उर्दू में
अल्लामा इकबाल के अशार जमा किए हुए थे, उन अशार को सामने रखा, उनको तरतीब दी, और एक कोर्स मैंने किया हुआ था, क्रिएटिव राइटिंग कोर्स। आप भी, मुनीर अहमद राशिद साहब का ये कोर्स था, अगर इंटरेस्टेड हो तो हमारे दोस्त डॉक्टर इनायत रहमान एतजाज यूट्यूब पे उस कोर्स की वीडियोस बना के डाल चुके हैं। क्रिएटिव राइटिंग या तख्लीकी लिखाई कहलाती है उर्दू में, वो कोर्स कर लिया था, तो उसका फायदा हुआ। और यहाँ पर जो है ये मजमून लिखा स्टार्ट किया, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, जरा नम हो ये मट्टी बड़ी जरखेज साकी। तो ये जो है ये लिखना शुरू किया, फिर शेर लिखा, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पहला इनाम हासिल किया। और पहला इनाम हासिल करने के साथ जो बुक्स मिली इनाम के तौर पर, उसमें से अतलसुल कुरान, ये अभी मेरे सामने रखी हुई अर्रहीकुल मखतूम सीरत की इनाम याफ्ता बुक है, जो इंटरनेशनल अवार्ड विन किया है, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब की। अतलसुल कुरान थी किसी और साहब की। इसी तरह एक और किताब थी फ़िरोज़ुल लुग़ात, तो उर्दू ग्रामर के हवाले से हमारी क्लास में मेरे ख्याल में एक आध स्टूडेंट थे जो उर्दू का मजाक उड़ाते थे कि मैं ज़्यादा गाड़ी उर्दू बोलता हूँ। तो उर्दू तो बोलनी चाहिए, पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। शर्मिंदगी तो उनको होनी चाहिए जो उर्दू सही तरह नहीं समझ पाते हैं। वो अगर उनको एक दो गाढ़े सकील वर्ड्स बोल दिए जाएं, उनको जो है वो अगर हैवी वर्ड्स बोल दिए जाएं एक दो, तो उनको परेशानी हो जाती है। तो वो उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए, परेशानी नहीं। और शर्मिंदगी जब होगी तो वो साथ में अपनी फिर उर्दू को इम्प्रूव करेंगे, पाकिस्तान की कौमी ज़बान है आखिर। तो मेरा ख्याल है कि इसको हमें बजाय मजाक उड़ाने के, हमें जो है वो इसको जहन में रखना चाहिए। नाम मैं नहीं लूंगा उन स्टूडेंट का, लेकिन बहरहाल पूरी क्लास को पता है कि कौन ऐसे साहब थे। आइंदा वो अपने बिहेवियर पे थोड़ा सा तवज्जो दें, अदरवाइज इस तरह के बिहेवियर नॉर्मली क्लास में होने नहीं चाहिए। तो कभी और किसी क्लास में इंटरेक्शन हो तो वो उस बिहेवियर के साथ शायद पूरी क्लास ना चल पाए। मैं नाम नहीं ले रहा, रिकॉर्डिंग में हिस्सा नहीं बनाना चाह रहा नाम का, लेकिन उनके बिहेवियर ने बहरहाल मल्टीपल टाइम मुझे हर्ट किया है, खासतौर पर उर्दू का मजाक उड़ाने पे। उर्दू जो है वो हमारी कौमी जबान है, उनकी उर्दू भी अच्छी है, लेकिन उनके अंदाज से मुझे लगा कि वो उन्होंने मजाक उड़ाया उर्दू का। तो ये बहरहाल उर्दू की कौमी जबान की तौहीन, कौम की तौहीन है, और बाबा कौम की तौहीन है। और मेरा ख्याल है कि इतना काफी है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। अच्छा जी, अब ये मजमून है, इसका लिंक मैं भेज रहा हूँ इम्तिहान में कामयाबी के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी डाइजेस्ट में भी पब्लिश हुआ, सौदागर में भी पब्लिश हुआ, और भी बाज लोगों ने बगैर इजाजत भी इसको पब्लिश किया। लेकिन आप अगर इसको अप्लाई करेंगे, इसको इसमें मरहलेवार बात की है, जैसे आज मरहला नंबर एक आप आज का तैयार आज का समझ लें, मरहला नंबर 2 जो है वो आप आज से 2 3 4 दिन बाद का समझ लें, फिर मरहला नंबर 3 इम्तिहान से एक दिन कबल का समझ लें, मरहला नंबर 4 जो है वो इम्तिहान के बाद का समझ लें, इम्तिहान की सुबह को कौन सी बातें याद रखनी है, और आखिरी बात क्या है, असल बात जो इसके करने की है। दुनिया के छोटे इम्तिहानों के साथ आखिरत के उस बड़े इम्तिहान को ना भूलें, जिस इम्तिहान में रिश्वत देकर या नकल करके कामयाब नहीं हुआ जा सकता, और ना फेल होने वालों के लिए कोई ज़िमनी इम्तिहान का मौका है होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि कुछ लोग आखिरत में ये तमन्ना कर रहे होंगे कि हमें जो है वो दोबारा जाने दिया जाए, बल्कि कुछ कुछ कुरान की आयत भी इस हवाले से कहते हैं कि वो मुजरिमीन कह रहे होंगे, गुनाहगार लोग कह रहे होंगे, "ए अल्लाह हमें वापस जाने दे, हम नेक अमाल करेंगे।" तो अल्लाह कहेगा नहीं, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आखिरी इम्तिहान को बिल्कुल ना भूलें, जिसमें ना रिश्वत चलेगी, ना नकल चलेगी, ना चैट जीपीटी चलेगा, ना जो है वो गूगल चलेगा, ना और कोई आपका कारनामा चलेगा। उसमें चलेगा तो इस दुनिया में की हुई नेक अमाल चलेंगे। तो ये जो है ये आपके लिए एक आसान, जो दुनिया और आखिरत दोनों की इम्तिहानों की कामयाबी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली तो दुनियावी इम्तिहान के हवाले से, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तो इसी को सामने रखते हुए जो है बहुत सारे लोग आखिरत की कामयाबी का भी सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। सही, तो यहीं पर मैं अपनी इस रिकॉर्डिंग को इख्तिताम पजीर करूंगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब से वो काम ले जिससे वो हमसे राजी हो जाए। हमें सिर्फ दुनिया के इम्तिहान की कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि आखिरत के इम्तिहान की कामयाबी के लिए भी मुस्तैद रहने, चौकस रहने का जो है वो यानी हिम्मत और ताकत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए, और दीन और दुनिया की कामयाबी और कामरानी हमें अता फरमाए। और इस दुआ के साथ जो हज के दौरान और उम्रे के दौरान तवाफ काबा के टाइम पे हम पढ़ते हैं दुआ, जो लोग आप में से जा चुके हैं वो उनको पता होगा, और जो नहीं जा चुके अल्लाह ताला उनको हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाए। वो दुआ क्या पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए रब हमें दुनिया भी अता कर दे, दुनिया में भी भलाई अता कर दे, और वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी भलाई अता कर दे, वकीना अजाब अन्नार, और जहन्नम के आग से हमें बचा ले। और ये जो है ये इस हवाले से जो है यहीं पर इख्तिताम करूंगा।
इस रिकॉर्डिंग के तवज्जुद से, चूंकि आखिरी क्लास के चंद आखिरी मराहिल हैं, अगली रिकॉर्डिंग पता नहीं हम करें या ऑफलाइन ही उसको सेक्शन करें विदाउट रिकॉर्डिंग, तो जो लोग 1000 में से एक मुझे चाहिए, सही है, या 100 में से एक चाहिए, लेकिन काम का कम हो काम क्यों हो, तो एक बच्चा मिल गया, उस एक बच्चे के तवज्जुद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने सिर्फ अप्रैल और मई के महीने में जो आउटपुट्स करवाए वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देख लिए। आपकी क्लास भी शायद उस प्रोग्राम में थी या उसकी क्लास तो थी, वो ये पूछ रहे थे बाकी बच्चे कि ये इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुंच गया कि ये होस्टिंग कर रहे पूरे प्रोग्राम की। और दूसरा प्रोग्राम इस तरह हुआ कि दूसरे टीचर ने अरेंज किया था, उसने भी होस्टिंग पे मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि हम दो, मैं अपने स्टूडेंट के साथ होस्टिंग करूंगा, उन्होंने कहा ओके, तो वो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी होस्टिंग पे था। तो एक महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दो प्रोग्राम था, एक को ऑर्गेनाइज भी किया, होस्टिंग भी किया, और दूसरे को होस्ट बने। तो बाकी बच्चे हैरान हो रहे थे कि ये कैसे हो गया, उसके पीछे पूरे महीने की जो एफर्ट्स थी वो उनके इल्म में नहीं है। तो आप लोगों से भी मैं ये कहूंगा कि दुनिया और आखिरत को फोकस करें। और उस बच्चे की भी खास बात क्या थी कि उसने पहली ही क्लास में आके मुझसे कहा, जब एफ की क्लास का वो सीआर है, तो जब उसने मुझसे आके कहा कि मैं जो इस्लामिक फाइनेंस का मेरा बहुत ज्यादा शौक है और मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आ जाओ करते हैं इंशाल्लाह। और वो उसने फिर वाकईतन उसका हक अदा किया, और अल्लाह ताला से दुआ है कि उसको भी बेहतरीन जज़ाए खैर अता करे। लेकिन उसका नाम लिए बगैर आपको बताने का मकसद क्या है कि वो कल को उस तरह की कारकर्दगी आप भी दे सकते हैं। अच्छा, उसको मैंने बिल्कुल एक चीज क्लियर की, अब रिकॉर्ड का भी हिस्सा बनाऊंगा कि तारीफ अपनी जगह, काम अपनी जगह, एग्जाम अपनी जगह, क्विज़ अपनी जगह, असाइनमेंट अपनी जगह। मैंने कहा तुम्हें मार्क्स के मामले में किसी जगह मैं रियायत नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों की निगाहें इस हवाले से हो जाएंगी कि ये तो टीचर हैं और फिर मार्क्स इनके हाथ में होते हैं। तो मैंने कहा मार्क्स मैं नहीं, हो सकता 10 बच्चे तुम्हारे चेक करें कि इसको मार्क्स ज्यादा तो नहीं दे दिए। तो इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंसी हमने रखी बिल्कुल, और ये सवाल से बिल्कुल क्लियरिटी है। तो आप भी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहें, तो स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पार्ट बनने के लिए अपने सीआर के थ्रू या डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट करें, और अब्दुल रहमान से कांटेक्ट में आए। और बाकी जो लोग उसको डायरेक्ट नहीं जानते वो इनडायरेक्टली जो है वो मुझसे, मेरे जरिए कांटेक्ट में आ जाएं। जो लोग रिकॉर्डिंग के जरिए वो करेंगे, तो वो जो है स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ फॉर इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, आज अब्दुल रहमान उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे इंशाल्लाह, कल को जो है वो 4 साल बाद वो पास आउट हो जाएंगे, कोई और रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, ये तहरीक नहीं रुकनी चाहिए। इस्लामिक फाइनेंस की तहरीक तो बर्पा हो चुकी, इस्लामिक मैनेजमेंट की तहरीक अभी बिल्कुल इब्तदाई फेज में है। तो उसमें कौन सा हाथ देना चाह रहा है? इस्लामिक फाइनेंस की भी अभी बहुत सारी उसमें ग्रोथ के मराहिल हैं, खासतौर पर आप लोगों के लिए, कि अगले 4 साल में पूरा, तो उसमें हमारा किरदार क्या होगा, हम क्या जो इसमें किरदार अदा कर पाएंगे। तो इसके लिए भी जो है मैं चाहूंगा कि आपकी क्लास में से कोई एक बच्चा, कम हो काम क्यों हो, एक फर्द, अच्छा इवन गर्ल्स के लिए भी जो है, हम चूंकि उसका प्रपोजल स्टूडेंट सोसाइटी फॉर इस्लामिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का प्रपोजल एचओडी साहब के पास लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो गर्ल्स की भी जो है रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो एक एक दो गर्ल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गई हैं, यानी उनसे रिक्वेस्ट कर ली है, वो उसका प्रपोजल को पढ़ के तैयार हो गई हैं। मजीद हम गर्ल्स सेक्शन भी एक अलग से सेपरेट बनाना चाह रहे हैं इस्लामिक स्पिरिट के मुताबिक, और इनकी फीमेल सुपरविजन, फीमेल फैकल्टी के थ्रू जो है सुपरविजन का भी इंशाल्लाह मरहला चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉम्प्रिहेंसिव काम जो आज लग रहा है, इंशाल्लाह इसके जो है वो बहुत अनकरीब उसके जो समरात हैं वो नजर आ जाएंगे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।